ए वारम वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टैगोर स्कूल तारानगर। कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट फर्स्ट, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट को डिस्कस किया था। और इंट्रोडक्शनरी पार्ट के अंदर हमने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स genetically modified and we obtain a product from microorganisms। तो यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग्स के अंदर हमने एग्जांपल लिया था बीटी कॉटन और क्राइजीन का, और इंसुलिन फॉर्मेशन जीन्स जो है उसका हमने एग्जांपल लिया था। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने फर्स्ट जो स्टेप था उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिजायर्ड जीन, जैसे कि मान लीजिए आपको इंसुलिन जीन का जो है फॉर्मेशन या इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करना है, तो सबसे हम पहले हम इन जो पैंक्रियाज ग्लैंड्स की बीटा सेल्स होती हैं उससे हम इंसुलिन जीन जो है उसको हम सेपरेट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और सेपरेशन जो है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ restriction endonuclease enzyme which is found naturally in a bacterial cell, and restriction endonuclease enzyme protect bacteria from bacteriophage infection. Restriction endonuclease is also known as molecular scissors because it cuts the DNA at specific end with the help of पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद आपने देखा कि जो इंसुलिन जीन्स होती है उसको हम बैक्टीरियल जो सेल्स होती है उसके अंदर हम उसकी क्या करवाते हैं, क्लोनिंग करवाते हैं। ये है आपकी बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड वाला पार्ट है, न्यूक्लियोइड इंसिपिएंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, दैट इज प्लाज्मिड। और जो प्लाज्मिड होता है, जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है तो उसके साथ इसका न्यूक्लियर डिवाइड होता है, वैसे ही प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए वो भी डिवाइड होता है। तो प्लाज्मिड के साथ हम क्या करते हैं, इस इंसुलिन जीन को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो इंसुलिन और प्लाज्मिड, तो ये क्या हो गए, दो डिफरेंट पार्ट हो गए डीएनए के। और जब हम दो डिफरेंट डीएनए के पार्ट्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो हमारी कल प्रीवियस लेक्चर्स की बात थी। तो सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो आज जो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, वी यूज प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। हम प्लाज्मिड को एक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंसुलिन की जीन को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करते हो तो जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी वैसे वैसे इंसुलिन की जीन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्लाज्मिड के साथ इस इंसुलिन जीन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिससे जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी तो प्लाज्मिड के साथ साथ अपनी इंसुलिन की जीन्स जो होती है वो भी डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आफ्टर सेपरेशन ऑफ desired gene
आफ्टर सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन वी कैन सेलेक्ट a suitable vector to insertion of desired gene in host cell। देखिए बैक्टीरियल सेल यहाँ पर क्या है, होस्ट सेल है जिसके अंदर हम इंसुलिन के जीन को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्लाज्मिड, एक क्लोनिंग वेक्टर जो है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए अगर आप क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कोस्मिड है जी, इनको हम वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, कोस्मिड भी हो सकता है। बट इस वेक्टर के अंदर कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसलिए हम इस वेक्टर के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एसेंशियल फीचर्स की अगर हम बात करें, एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर, भी आप प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज़ कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वेक्टर। तो फर्स्ट है इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये कैसा होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग मीन्स होता है डिवाइड होना। जब डीएनए से डिवाइड होता है ना, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर होता है इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ये कि सेल्फ रेप्लिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी तो इसका न्यूक्लियोइड वाला पार्ट डिवाइड होगा, बट ये प्लाज्मिड जो है इसको हम वेक्टर के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इट हैव ए एबिलिटी टू डिवाइडिंग। तो इसके अंदर क्या है, एक एबिलिटी है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी। ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं इट कैन बी इंसर्ट एंड आइसोलेट ईजिली। अब मान लीजिए आप इस वेक्टर को या इस प्लाज्मिड के साथ इस इंसुलिन जीन को बाइंड कर रहे हो और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इस प्लाज्मिड को आपको इस सेल से क्या करना पड़ेगा, पहले आइसोलेट करना पड़ेगा और इस प्लाज्मिड के साथ इस इंसुलिन की जीन को बाइंड करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहले तो आप कह सकते हो आइसोलेशन भी इजीली होना चाहिए, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के बाद हम इसको वापस क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वालिटी है वो है इट कैन बी इंसर्टेड ईजिली एंड आइसोलेटेड ईजिली। उसके बाद हम कह सकते हैं थर्ड जो इसकी क्वालिटी है वो है प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट जो है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मिड और इंसुलिन जीन को कट करता है, और कट कहाँ से करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट से। तो रेस्ट्रिक्शन साइट जो है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं फोर्थ, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मार्कर साइट होनी चाहिए। मार्कर साइट, मार्कर साइट क्या होती है कि जब आप आगे जब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हो तो इंसुलिन का हार्मोन का फॉर्मेशन जो है वो एक आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ जो अननेसेसरी प्रोडक्ट बनते हैं उनके सेपरेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, मार्कर साइट। क्या होनी चाहिए इसको, मार्कर साइट। और साथ के अंदर हम कह सकते हैं जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मार्कर साइट्स क्या है, नेसेसरी है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बोलते हैं कि मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर आप किसी फॉरेन
जीन को इसके अंदर इंसर्ट किया है आपने, तो ये सेल्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई, और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्कर साइट जो होती है वो क्या होती है, एसेंशियल होती है। तो अब आप जब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्कर जो साइट्स होती है वो भी क्या होती है, एसेंशियल्स होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, वेक्टर की, तो वेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली एक तो होता है आपका प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, और एक आपके सिलेबस के अंदर जो वेक्टर है वो है बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज की भी हम स्टडी करेंगे। और थर्ड जो हम कह सकते हैं जो वेक्टर है आपका वो है कोस्मिड। तो कोस्मिड, बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड, इनकी हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, वेक्टर्स हैं। वेक्टर हैं मतलब ये जो अपनी डिजायर्ड जीन है उसको रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है ना, और इसके साथ हम अपनी जो डिजायर्ड जीन है उसके साथ ऐड करेंगे और होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाते हैं। तो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कोस्मिड आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप था आपका आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, जो कल हमने डिस्कस किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने डीएनए को कट किया और उसके बाद आपने इंसुलिन जीन्स जो है उसको अपने अलग किया। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था। सेकंड था आपका सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये आपको एक सिलेक्शन करना है कि आप प्लाज्मिड को काम में लेंगे या बैक्टीरियोफेज को काम में लेंगे या आप कोस्मिड को काम में लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स now we are discuss about the first cloning vector, that is plasmid. First cloning vector, that is plasmid. देखिए प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए which found in बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। देखिए मान लेते हैं हम ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में ये इसका न्यूक्लियोइड वाला पार्ट है, न्यूक्लियोइड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, और यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मिड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आर फाउंड। देखिए प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, और ये कोई बैक्टीरिया की जो सर्वाइवनेस है उसके लिए ये नेसेसरी नहीं होता। मान लीजिए अगर प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर सकती है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और हम इसको आइसोलेट और सेपरेट क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके सिलेबस में है PBR 322। ये जो PBR 322 है ये एक प्लाज्मिड जो है जिसकी हम स्टडी करते हैं। P से डिनोट करते हैं प्लाज्मिड को, और B और R होते हैं। B से होता है बॉड्रीवर, R से होता है रोड्रिगज। बॉड्रीवर और रोड्रिगज जो थे दो रिसर्च स्कॉलर थे, जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 322 लैब के अंदर सबसे पहले PBR 322 का सिंथेसिस किया और उसको आइसोलेट किया। देखिए अगर हम बात करें प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर्स की, तो प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। तो मैं यहाँ पर इस प्लाज्मिड को ड्रा कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर एंड इट्स डबल स्टैंडर्ड। तो मैंने यहाँ पर इसकी 2 स्टैंड बना दी, ठीक है। तो
ये क्या हो गया, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम बात करें तो प्लाज्मिड के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं। जो फर्स्ट रीजन्स होता है ORI, जिसको हम क्या कहते हैं, ORI रीजन। ORI रीजन्स मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भी प्लाज्मिड होता है उसमें ORI रीजन्स यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, इट मीन्स जो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा सबसे पहले तो वो किस रीजन से रेप्लिकेट करेगा, वो करेगा आपके ORI रीजन से। ORI रीजन्स के बाद इसके अंदर होती है रेस्ट्रिक्शन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर जैसे E को R फर्स्ट, ये क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट। BAMH फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट। S11 PSTF फर्स्ट, दीज आर द रेस्ट्रिक्शन साइट। मैंने कहा था कि प्लाज्मिड के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होना चाहिए, और साथ में इसमें क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट जो है यानी यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इनको कट करता है, और जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसको कट करेगा तो ये जो सर्कुलर डीएनए है वो लीनियर हो जाता है। मैंने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि 2 लीनियर डीएनए मैंने लिए थे और दोनों के अंदर हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काटा था और फिर उनको बाइंड किया था, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो ये PST फर्स्ट, EcoR फर्स्ट, BAMH फर्स्ट, S11 ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर किसी भी एक साइट पर इसको कट करेगा। और ऐसी अगर हम बात करें PBR के अंदर, तो PBR के अंदर ऐसी टोटल कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, 8। टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर मार्कर साइट्स होती हैं, और मार्कर साइट जो होती हैं उस मार्कर साइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पिसिलिन R और टेट्रासाइक्लिन R। एम्पिसिलिन R और टेट्रासाइक्लिन R मीन्स होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन्स और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको मैंने शो किया AMPR से और इसको मैंने शो किया TETR से। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन्स का मतलब होता है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पिसिलिन क्या होता है, what is the ampicillin and what is the tetracycline. Ampicillin and tetracycline are the antibiotics. क्या होते हैं ये, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि जब आप एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका बैक्टीरियल सेल के ऊपर जब हम किसी भी एंटीबायोटिक्स को डालते हैं तो बैक्टीरियल की जो सेल वाल होती है ना उसका लाइसिस हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस कर देती हैं और उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब हो गया कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई सी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरियल सेल वाल का क्या कर देगी, लाइसिस कर देती है। अब यहाँ पर देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो रीजन्स होते हैं, इट मीन्स ये बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन्स होते हैं जिनको हम एज ए मार्कर साइट यूज़ करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ एज ए मार्कर साइट। मार्कर साइट जो वर्ड है इसका हम बताएंगे आपको कि जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट बनेगा आगे जाकर उसमें कौन सा हेल्पफुल होगा आपका मार्कर साइट। क्योंकि जब आप बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की जीन जो डालोगे और उसको फिर कल्चर करोगे और इंसुलिन हार्मोन को जब आप ऑब्टेन करोगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो टू रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग द मार्कर साइट ऑफ प्लाज्मिड। तो अभी आप इसको इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम्स में आती है तो आप क्या कहोगे कि प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। फर्स्ट। सेकंड, मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, इट कैन ईजिली आइसोलेट एंड इट कैन ईजिली इंसर्शन। थर्ड क्वालिटी हम कह सकते हैं कि इट हैव ए रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करेगा, और इट्स हैव ए मार्कर साइट, इसके क्या होगी, मार्कर साइट होगी। तो अब
एग्जाम्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एपिसोम, व्हाट इज एपिसोम। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि एपिसोम क्या होता है, व्हाट इज एपिसोम। देखिए, अगर ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है तो प्लाज्मिड इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। मतलब ये जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी तो ये प्लाज्मिड जो है वो इस न्यूक्लियोइड से फ्रीली डिवाइड होगा। और अगर मैं ये कह दूं कि ये प्लाज्मिड किसके साथ अटैच है, न्यूक्लियोइड के साथ अटैच है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एपिसोम। मतलब एपिसोम इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड विच कैन जॉइन विद क्रोमोसोमल डीएनए एंड रेप्लिकेटेड विद द क्रोमोसोमल डीएनए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिसोम। यानी ऐसा प्लाज्मिड जो कि क्रोमोसोमल डीएनए के साथ बाइंड हो, उसके साथ ही वो डिवाइड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिसोम। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने कहा कि रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ही मेंशन किए हैं। तो ये आपको मेमोराइज करना है, PST फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, BMH फर्स्ट, S11। मतलब ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। इनका नाम कैसे रखा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा हायर क्लासेस की बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि PST फर्स्ट, इक्वार फर्स्ट, BMH फर्स्ट, S11 दीज आर द रेस्ट्रिक्शन साइट। और ऐसी कितनी होती है, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। और इसका काम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनको इन्हीं साइट से क्या करता है, कट करता है। और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, मार्कर साइट, जो कि अननेसेसरी प्रोडक्ट बनेगा इंसुलिन के अलावा, उसको ये क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप किसको नोट कीजिए, प्लाज्मिड को आप नोट कर लीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस द सेकेंड क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज बैक्टीरियोफाज, दैट इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो देखिए, जो वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वी आर यूजिंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ +1 बायो की बातें जो है उसको मेमोराइज करवाता हूँ। +1 में आप पढ़ के आए होंगे कि बैक्टीरियल जो सेल्स होती हैं, ये बैक्टीरियल सेल होती है, और बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज वायरस, जब हमने वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो हमने देखा था वायरस का हेड वाला पार्ट और वायरस का टेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, वायरस के अंदर, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए। और वायरस का प्रोटीन कोट होता है वो होता है कैप्सिड। और हमने देखा कि जो वायरस के लाइफ साइकिल में जो बैक्टीरियोफाज वायरस होता है वो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल पे क्या होता है, ज्वाइन होता है, उसे अटैच होता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करता है, इंसर्ट करता है। और इसका जो हेड वाला पार्ट होता है बैक्टीरियोफाज वायरस का, या जो कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग है, वो तो बाहर ही रह जाती है। और इसका वायरल डीएनए होता है, जो वायरस डीएनए, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और वायरस डीएनए जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के एंजाइम्स को यूज करता है, और ये वायरस डीएनए फिर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है वैसे वैसे इसके अंदर भी क्या चलता है, रेप्लिकेशन चलता है। मतलब वायरस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस का लाइफ साइकिल है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो हमें पता है हमें क्या करना है, अपने डीएनए, अपनी जीन को इंसर्ट करना है। तो मान लेते हैं कि इस बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए के साथ अगर हम इंसुलिन जो जीन है उसको बाइंड कर दें और क्या बना लें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को आइसोलेट किया हमने, उसके साथ हमने डिजायर्ड जीन यानी इंसुलिन जीन को इसके साथ बाइंड किया, उसके बाद वापस इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए को इंसर्ट करवाएगा तो हमारी इंसुलिन की जीन भी इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे वायरस का डीएनए रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे हमारी इंसुलिन की जीन भी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बैक्टीरियोफेज वायरस इज़ आल्सो यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज वायरस के मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। वन इज़ द लैम्डा फेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, एंड दूसरा है आपका M13। ये 2 बैक्टीरियोफेज जो वायरस हैं उनका हम यूज़ करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। और देखिए, अगर यहाँ पर की पॉइंट आपसे पूछा जाए, ये एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट भी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस या मैं कह दूँ लैम्डा फेज एंड M13 बैक्टीरियोफेज आर बेटर क्लोनिंग वेक्टर कंपेयर टू प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है उससे ये बेटर क्लोनिंग वेक्टर होते हैं बैक्टीरियोफेज। उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न तो ये है इट क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि लार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो क्लोन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंसुलिन की जीन है, उसको आपने प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया और मान लीजिए जीन का साइज़ बड़ा है, ठीक है ना, तो हम उस जीन का साइज़ बड़ा है और फिर आपको क्लोनिंग करनी है तो प्लाज्मिड की कंपैरेटिवली बैक्टीरियोफेज से वो क्या रहेगी, आपके ईजी रहती है। दूसरा हम कह सकते हैं एवरी बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस वन प्लेक एरिया। एक ही प्लेक एरिया है ना, उसका फॉर्मेशन करते हैं थ्रू विच टेस्टिंग इज कंपैरेटिवली इजी। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, प्लेक एरिया क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लेक एरिया क्या होता है, जब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जब आपने इस बैक्टीरिया के अंदर अपनी इंसुलिन की जीन इंसर्ट करवा दी है तो ये जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारा जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है जिसके अंदर हमारी इंसुलिन की जीन है वो भी कल्चर होगा, वो भी एक एरिया बनाएगा। तो जो कम्युनिटी होती है उसका जो समूह होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेक एरिया। तो ये प्लेक एरिया जो है ना वो एक ही जगह पे बनता है। अगर एक जगह पे प्लेक एरिया बनेगा तो हम उसकी कह सकते हैं कि हम उसकी टेस्टिंग इजीली कर सकते हैं कि कहाँ पर प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए पूरा कल्चर है उसमें अलग अलग कॉलोनी बन जाती है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न क्या है कि ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसको क्लोन कर सकता है। सेकंड हम कह सकते हैं इसके अंदर वन प्लेक एरिया ही बन सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो हम के मतलब प्लाज्मिड से ज़्यादा बेटर क्लोनिंग वेक्टर क्यों होते हैं, उसका रीज़न पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट तो ये है कि इट क्लोन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। सेकंड है आपका एवरी बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस वन प्लेक एरिया थ्रू विच टेस्टिंग इज कंपैरेटिवली इजी। अब बात करते हैं हम किसकी, लैम्डा फेज की बात करूं और मैं M13 की बात करूं। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं और आपसे पूछूं कि लैम्डा फेज बेटर है या M13 बेटर है, लैम्डा फेज बेटर है या M13 बेटर है, तो उसका आंसर क्या होगा, लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज इज मोर बेटर क्लोनिंग वेक्टर कंपेयर टू M13।
और इसका रीज़न क्या होता है कि लैम्डा फेज जो होता है ना, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। और लीनियर डीएनए होता है और साथ के अंदर ये किस में क्लोन होता है, प्लाज्मिड के अंदर ये इजीली क्लोन हो जाता है। तो ये दो रीजन्स हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर आपसे कंपैरेटिवली पूछ लिया जाए कि लैम्डा फेज, आपको सेंटेंस दे दिया कि लैम्डा फेज इज ए बेटर क्लोनिंग वेक्टर कंपेयर टू M13 बैक्टीरियोफेज, वाई, तो उसका रीजन्स होता है लैम्डा फेज हैव ए लीनियर डीएनए एंड इट इजीली क्लोन इन बैक्टीरियल सेल और विद प्लाज्मिड। तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इजीली क्लोन इन बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड नहीं आएगा, सॉरी, बैक्टीरियल सेल। तो ये यहाँ पर आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो है एज ए क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम यूज करते हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज कॉस्मिड। कॉस्मिड, देखिए कॉस्मिड क्या होता है। हम कह सकते हैं कॉस्मिड जो है क्लोनिंग वेक्टर होता है, इट्स ए हाइब्रिड ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड और जो लैम्डा फेज होता है उसका हाइब्रिड होता है कि आपका कॉस्मिड। नाम देखिए इसका, कोसमिड, मिड मीन्स प्लाज्मिड, लास्ट में क्या होता है, प्लाज्मिड के लास्ट में क्या है, मिड, तो प्लाज्मिड। और कोस रीजन्स किस में प्रेजेंट होता है, लैम्डा फेज। तो लैम्डा फेज का जो कोस रीजन होता है उसको आप किसके साथ फ्यूज करोगे, प्लाज्मिड के साथ। तो लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज है उसका कोस रीजन्स जो होता है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मिड के साथ। तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉस्मिड। तो आप सोचोगे इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है इसकी। मैं अगर आपको पूछा कॉस्मिड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें ना, तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है इसमें। देखिए आप क्या करोगे, प्लाज्मिड को ड्रा करोगे। तो प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या क्या ड्रा किया था, मैंने बताया था प्लाज्मिड में क्या होता है, ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन, ORI रीजन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, जैसे इको R फर्स्ट है, BAM H फर्स्ट है, S11 है और PST फर्स्ट है। तो ये तो क्या हो गया, प्लाज्मिड का डायग्राम। और प्लाज्मिड के डायग्राम के साथ यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी मैंने आपको मार्कर्स जीन यहाँ पे शो की थी, मार्कर साइट भी आपको शो किया था। तो ये तो था प्लाज्मिड। हमें क्या बनाना है, कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या होता है, लैम्डा फेज का कोस रीजन जो है वो किसके साथ ऐड कर देंगे, प्लाज्मिड के साथ। तो क्या हो गया, इनका हाइब्रिड हो गया ये। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही रिप्रेजेंट करना है, कोस, क्या लिख दोगे यहाँ पे, कोस। तो यानी कोस रीजन किसका है, लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज का, उसको किसके साथ ऐड कर दिया आपने, प्लाज्मिड के साथ। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कॉस्मिड। अब आप सोचोगे कि ये कोस रीजन जो है उसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, कोस रीजन इज एसेंशियल फॉर DNA पैकेजिंग। ओके, तो कोस रीजन जो है वो क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, DNA पैकेजिंग के लिए। और DNA पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए DNA जो होता है ना वो किस प्रकार से कोइल्ड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर सिचुएटेड होता है, वो उसकी पैकेजिंग होती है। अगर मैं ह्यूमन DNA की बात करूं तो ह्यूमन का जो DNA होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। मतलब एक DNA जो होता है ना अपनी सेल के अंदर, एक ह्यूमन DNA की जो लेंथ है ना उसकी लंबाई कितनी है, 2.2 मीटर। बट वो एक सेल के अंदर अरेंज हो जाता है। और एक सेल क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक, इतनी छोटी होती है कि हम इसे माइक्रोस्कोप से ही हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग DNA किस प्रकार से पैकेजिंग होती है उसकी, किस प्रकार से वो सेल के अंदर सिचुएटेड होता है। तो आप सोचोगे कि सर इतना लेंथ होने के बाद वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे आ सकता है। तो डायमीटर बहुत कम होता है ना, डायमीटर कितना होता है इसका, DNA का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो वो क्या हो जाएगा, कोइल्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर
उस सेल के अंदर रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग। मतलब जो डीएनए होता है वो किसी सेल के अंदर किस प्रकार से अरेंज होता है, किस प्रकार से वो सिचुएटेड होता है, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। तो कोष रीजन्स जो होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है, पैकेजिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर कितने स्टेप पढ़ लिए, हमने 2 स्टेप पढ़ लिए। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट किया था। उसके बाद हमने सेकंड हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट होता है आपका प्लाज्मिड, सेकंड हमने डिस्कस किया बैक्टीरियोफाज, और जिसमें लैम्डा 13 और लैम्डा फेज और M13 बैक्टीरियोफेज है, उसके हमने कंपैरेटिवली स्टडी की। थर्ड हमने पढ़ा कोस्मिड, तो ये हमने पढ़ लिया सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद क्लोनिंग वेक्टर, विद क्लोनिंग वेक्टर। यानी अब हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को किसके साथ, वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ ऐड कर देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ये थर्ड स्टेप है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का थर्ड स्टेप है कि अब आपने डिजायर्ड जीन को सेपरेट किया था फर्स्ट स्टेप, सेकंड आपने क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन कर लिया। अब आप कौन सा भी क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करो वो आपकी सूटेबिलिटी है, चाहे आप प्लाज्मिड यूज़ करो, चाहे आप बैक्टीरियोफाज यूज़ करो, या फिर आप कोस्मिड यूज़ करो, और इनको आपस में डिजायर्ड जीन के साथ किसी भी एक क्लोनिंग वेक्टर को जोड़ोगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। और इस टाइम कौन कौन से एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं, तो आपको ही पता है कि सबसे हेल्पफुल एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और किस प्रकार से ये डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, इसका फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिखाया था, किस प्रकार से 2 डीएनए जॉइन होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, किस प्रकार से वो अटैच होते हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ आपको एंजाइम्स का ध्यान रखना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को कट करता है, और 2 डीएनए जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीएनए लाइगेज। उसके बाद मिथाइलेज, और एक एंजाइम और होता है आपका एल्कालाइन फॉस्फेट, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, और एक आपका एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब जब हम डिजायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंसर्ट करते हैं तो डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम डीएनए को कट करेंगे और फिर दोनों डीएनए जुड़ जाते हैं। ज्वाइन किससे होंगे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। अब मेथाइलेज और एल्कालाइन फास्फेटेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 3 एंजाइम और है जिनको हमें बताना है। तो देखिए इनका आप नाम ध्यान रख ले, काफ़ी है, ये अपने डिटेल स्टडी के अंदर नहीं है। तो मिथाइलेज और एल्कालाइन फास्फेटेज होते हैं तो डीएनए का टर्मिनेशन करने के काम में आते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो अभी हमारा एक नया टॉपिक आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यूज़फुल होता है। बाकी आपको इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद क्लोनिंग वेक्टर, तो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मैंने आपको बताई दी, डीएनए लाइगेज मैंने आपको बता दिया। इसको अभी अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इनका 2 का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका कोई यूज़ नहीं है, कोई डिटेल स्टडी नहीं है। ओके, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।